चलो माय डियर, सबसे पहले सितंबर 2021 का पेपर देखते हैं। ये पेपर के अंदर हम लोग दो तीन चीजें एक साथ देखने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे चेक होगा, पेपर एक्टिविटी कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ होगा इस पेपर के अंदर। मैं आपको बोर्ड का क्वेश्चन पेपर वो भी दूंगा, क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, एंड उसके साथ साथ जो बोर्ड का ऑफिशियल आंसर शीट है, ऑफिशियल आंसर शीट, उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो सितंबर 2021 का पेपर है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वैसे तो कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है, कोई नहीं पढ़ता है। ये आपका इंस्ट्रक्शन है और ये टीचर्स लोग के लिए इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है जो आपको मिलेगा, ऐसा पेपर। और ये आंसर शीट मिलता है जिसमें टीचर्स को बोला जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मॉडल आंसर एंड स्कीम ऑफ मार्किंग, मार्क्स किधर से मिलेगा, किधर मार्क्स कटेगा, ये दोनों चीजों पे बात होती है। तो दोनों चीजों पे अपने को डिस्कशन कर रहा हूं। अगर आप पहला वाला देखोगे तो ईच एक्टिविटी हैज टू बी आंसर्ड इन कंप्लीट सेंटेंस, यानी कोई भी एक्टिविटी चाहे ट्रू फॉल्स हो, कंप्लीट द वेब हो, कंप्लीट द सेंटेंस हो, या ट्रू या फिल इन द ब्लैंक्स हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, सबका फुल सेंटेंस लिखना जरूरी है। अगर आपने डायरेक्टली आंसर लिखा, आंसर रिटन इन वन वर्ड विल नॉट गिवन कंप्लीट क्रेडिट, आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब आधा, वो भी टीचर के ऊपर है देना है कि नहीं देना है। इसलिए कोई भी फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स वगैरह में अगर शॉर्टकट कर रहा है तो वैसा मार्क्स चलने वाला नहीं है। दूसरा, वेब डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल्स आर टू बी प्रेजेंटेड एग्जैक्टली एज दे आर विद आंसर्स। अगर फ्लो चार्ट में अगर आपको ऐसा बोला है बॉक्स है ना, और अगर आपने उसको बादल बना दिया, नहीं चलेगा। समझा? जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा ही उसका आंसर चाहिए। ठीक है, in point 2 above only the words written without the presentation of activity format design will not given a credit, यानी अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया, वेब डायग्राम नहीं बनाया, क्वेश्चन में वेब डायग्राम बोला था, आपने वेब डायग्राम नहीं बनाया, आपने डायरेक्टली ए बी सी डी 1 2 3 4 लिख के आंसर लिख दिया तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब क्वेश्चन में वेब डायग्राम दिया है तो वेब डायग्राम बनाना पड़ेगा, इन शॉर्ट। समझा? उसके बाद यूज ऑफ कलर पेंसिल्स एटसेट्रा इज नॉट अलाउड। यूज ऑफ पेंसिल इज नॉट अलाउड नहीं लिखा है, कलर पेंसिल। यू कैन यूज पेन और यू कैन यूज पेंसिल। लोग बोलते हैं सर हमारे कॉलेज की टीचर ने बोला है। कल एक बच्चे ने कमेंट किया, सर हमारे कॉलेज के टीचर ने बोला है यूज ऑफ पेंसिल इज नॉट अलाउड, सो हमको वेब डायग्राम पेन से बनाना है। तो मैंने उसको कमेंट में एक ही सेंटेंस का रिप्लाई दिया, अगर तेरे को कॉन्फिडेंस है कि तेरा पेन से मिस्टेक नहीं होएगा तो यू कैन यूज पेन। बट अगर तेरे बॉक्स बनाने के बाद एक भी वर्ड आगे पीछे हो गया तो तेरा नंबर कटेगा। तुझे कॉन्फिडेंस है कि तेरा वेब डायग्राम में जो सेंटीमीटर तूने ऊपर लिया है उसमें तेरा कंटेंट आ रहा है तो वेल एंड गुड। बट अगर मिटाने की जरूरत पड़ी और तू मिटा तो पाएगा नहीं तो तेरा टाइम भी वेस्ट होएगा, कट करेगा फिर से बनेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसमें पेंसिल, मेरा पर्सनल सजेशन है, टीचर पेन पेंसिल चेक करने नहीं बैठा है। समझा? अगर आप अभी इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो आपको समझा, वहां पे डायग्राम बनाया है, बस तू पेन से बनाओ पेंसिल से बनाओ, डजंट मैटर, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेन से। डायग्राम मतलब फ्लो चार्ट वगैरह जैसे बोला वैसे ही बनाया ना, पेंसिल यूज किया, क्या फर्क पड़ता है? उल्टा रिस्क कम है ना, कि अगर अपने को जगह कम पड़ गया तो मिटा के अपन लेंथ तो बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या, वो कौन सा टीचर है जो नंबर काटेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझा? तुम अपने सेफ्टी के लिए खेल रहे हो, टीचर के सेफ्टी के लिए खेल रहे हो? अपने तो भाई अपने हिसाब से तो पेंसिल सबसे बेस्ट है, यूज करना। कलर पेंसिल यूज करने नहीं बोला है, घर वाले लेके आते ना 10 रुपए का 12 पेंसिल, लाल पेंसिल, हरा पेंसिल, नीला पेंसिल, पीला पेंसिल, सब लेके जाने का, वैसा नहीं चलेगा। मल्टीपल आंसर टू बी सेम एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज ए रॉन्ग, विल नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट। कोई कोई होता है, ठीक है,
राम प्लेज क्रिकेट, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है राम प्लेड क्रिकेट। मान लो दो ऑप्शन दिया, क्वेश्चन लिखा था, एक सेंटेंस दिया था, उसके आगे लिखा था यू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और वो क्वेश्चन था, मान लो A2 के अंदर क्वेश्चन दिया था, ठीक है, और बोला था सिंपल प्रेजेंट टेंस में करो। अब भाई साहब ने क्या किया मालूम है, A2 दो बार लिखा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे। बोला अगर ये वाला राइट है तो इसको अब टीचर राइट करेगी, इसको रॉन्ग कर देगी। दिमाग लगाते है ना। राम प्लेस क्रिकेट, तो प्लेस के नीचे अंडरलाइन है, तो बोला चार ऑप्शन है, एक बार का राम प्लेस क्रिकेट, राम प्लेड क्रिकेट, राम विल प्ले क्रिकेट, चार सेंटेंस बना दिया। बोला टीचर को जो पसंद है टीचर उसको करेक्ट करेगी, बाकी आगे बढ़ गया। ऐसा होने वाला नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करेक्ट बना जाएगा, बाकी को मार्क्स नहीं मिलेगा। मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द सेक्शन, क्वेश्चन नंबर्स एक्टिवेट थ्रू आउट द एक्टिविटी शेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मैं ग्रामर से, क्या मैं राइटिंग स्किल से, क्या मैं नॉवेल से पेपर चालू कर सकता हूं? नहीं। सेंटेंस क्लियरली बोल रहा है, समझा। डोंट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी शीट। पहला क्या आएगा, प्रोज, दूसरा पोएट्री, तीसरा राइटिंग स्किल, चौथा नॉवेल। डोंट चेंज द सीक्वेंस। एक्टिविटी शीट का सीक्वेंस चेंज नहीं। सर हमारे कॉलेज की टीचर ने बोला है जो आता है पहले वो करने का। यस, मैं भी बोलता जो आता है पहले वही करने का, लेकिन पेज पे क्वेश्चन नंबर लिखकर छोड़ दे, जितना पेज छोड़ना उसके बाद वो करना। टीचर को ऐसा लगना चाहिए कि तूने लाइन से किया है, बट पेपर तो अपन अपने हिसाब से किया। बात समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आया? ये किसका इंस्ट्रक्शन था? क्यों बता रहा हूं मालूम है? बोर्ड एग्जाम में लिखते समय पढ़ना ही नहीं पड़ेगा वापस, क्योंकि सर ने बता के दिया। अब जब पेपर चेक करते हैं ना अपन, तो टीचर को क्या इंस्ट्रक्शन आता है जरा ध्यान दो। मॉडल आंसर्स आर ओनली गाइडलाइंस, यानी अगर आंसर इसके आसपास में भी लिखा तो भी मार्क्स देने का। सेम आंसर लिखा मार्क्स दे, उसके आसपास आंसर है तो भी चलेगा। इट इज जस्ट अ गाइडलाइंस। ये प्रॉपर आंसर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। Any logical correct answer other than the original one can be accepted. टीचर के आंसर बुक में कुछ और लिखा है, तुम्हारे आंसर में कुछ और आ रहा है, चलेगा। बट अगर ये दोनों लॉजिकली कनेक्टेड है तो भी मार्क्स मिलेगा, ठीक है? हाँ है ना। थ्रू रीडिंग द टेक्स्ट बुक इज मस्ट। पूरा टेक्स्ट बुक वगैरह अच्छे से रेडी करने का, क्योंकि टीचर है ना, टीचर है तुम, टीचर को पता होना चाहिए टेक्स्ट बुक का कंटेंट क्या है। ब्लॉक मार्किंग इज नॉट अलाउड। ब्लॉक मार्किंग मतलब कुछ कुछ टीचर होते हैं ऐसा 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 चेक करते, छोटा सा टिक, ऐसा नहीं चलेगा, प्रॉपर चेकिंग चाहिए, ठीक है। एक्टिविटीज रिटन इन अ कंप्लीट सेंस शुड बी एक्सेप्टेड। एक्टिविटी जो लिखा है अगर उसमें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर या सेंस है तो भाई उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Correct answer along with the chart table diagram can be given credit. Only answer without proper presentation should not be given credit. यानी एक्टिविटी शीट बनाया है, एक्टिविटी बनाया है तो ही मार्क्स देने का। अगर बिना एक्टिविटी के सम सॉल्व किया, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बेस्ट एंटरटेनमेंट सोर्सेज ऐसा लिखा, इधर आंसर लिख देते, XYZ लिख दिया, बट बॉक्स नहीं बनाते, मार्क्स नहीं मिलेगा। देखो यार ये टीचर वाला है, मॉडल आंसर पेपर चेकिंग के टाइम पे टीचर को बोला गया, मेरे तरफ से बोल के नहीं लेकर आया मैं। Activity related to MCQ FIB में fill in the blanks. Complete the statement to answer in full sentence. Only answer written to this activity should not be given any credit. Fill in the blanks, match the column. ये सब में क्वेश्चन लिखना जरूरी है, पूरा सेंटेंस लिखना जरूरी है, कंप्लीट द सेंटेंस लिखना जरूरी है। डायरेक्ट आंसर लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ में आया? इसको तुम सभी सब्जेक्ट में अप्लाई करो, OCSP को भी के सब में। ऑब्जेक्टिव्स है, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। स्टूडेंट नीड टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्टिविटी शीट। इसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो मार्क्स क्रेडिट टू बी गिवन फॉर द इनकम्प्लीट ग्रामर लैंग्वेज स्टडी एरिया। स्लाइटली रॉन्ग आंसर टू बी गिवन टू नो क्रेडिट।
यानी अगर ग्रामर में कुछ भी गलती है, छोटा मोटा भी गलती है, तो मार्क्स देने का नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं, टीचर थोड़ा दे देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम प्ले क्रिकेट था, अब वहां पे प्ले नहीं आएगा, प्लेज आएगा। ऑप्शन में प्लेज है ही नहीं या प्ले है, ठीक है, टीचर थोड़ा बहुत एक्सक्यूज कर देता है, ठीक है ना बच्चा फेल हो रहा है, पास कर देता है। क्योंकि हमेशा 70 के ऊपर आने वाले बच्चों का वापस से रीचेकिंग होता है पेपर। 70 30 35 वाले को कौन चेक करता है वापस पेपर? एग्जामिनर नीड टू रीड द कंप्लीट एक्टिविटी सीरियसली बिफोर एलोकेशन ऑफ मार्क्स। पूरा मार्क्स देने से पहले पहले पूरी एक्टिविटी, पूरा पेपर अच्छे से पढ़ने का, उसी के बाद क्या देने का अपन? मार्क्स। बात समझ में आ रहा है? तो टीचर को बोला है, टीचर को बोला तुमको एकदम स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं करना है, तुमको एकदम लाइटली चेकिंग करना है। बट यही कि कंटेंट लिखा है तो मार्क्स दो, कंटेंट लिखा ही नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं है, टीचर खुश नहीं है कंटेंट लिखने के तरीके से। कंटेंट पे जज नहीं, कंटेंट लिखने के तरीके की यहाँ पर बात हो रही है। समझी बात? तो ध्यान दो। अभी यहाँ पे आप लोग पेपर सॉल्विंग की तरफ जाते हैं अपन, ठीक है। आपके पास सितंबर 2021 का पेपर है, ये आपका पूरा पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, समझा? अगर आप देखोगे पेपर आपके पास, इत्मीनान से आप आराम से पैसे जैसे रीड करना। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। सर एमसीक्यू, क्वेश्चन लिखने का कि नहीं लिखने का? अभी तो बताया क्वेश्चन, आंसर क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट फुल सेंटेंस इन केस ऑफ ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू फॉल्स का सिर्फ आंसर लिखा तो भी चलेगा, लेकिन सेंटेंस लिखा तो भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बेटर क्या है? क्वेश्चन लिख के करो। अरे ये सुनो, बोला है ना, इंस्ट्रक्शन में बोला है एक्सेप्ट फुल सेंटेंस इन केस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। कोई बच्चे ने क्वेश्चन लिख के ट्रू फॉल्स लिखा, चलेगा, मार्क्स देना पड़ेगा, मार्क्स कट नहीं करने का, ठीक है। चलो ध्यान दो। द नेम ऑफ द एस्ट्रोलॉजर वॉज गुरु नायक। एस्ट्रोलॉजर का नाम क्या था बेटा? जरा देखो पीछे, पढ़ना पलटो। एस्ट्रोलॉजर का नाम क्या था? नाम ही नहीं दिया सर, पूरा पैसेज अपन ने पढ़ डाला, कहीं पे उसका नाम दिया नहीं है, सिंपल सी बात है। पासर बाय हैड सर्व द अदर मैन, ट्रू। द एस्ट्रोलॉजर टुक आउट ए पिंच ऑफ द सॉल्ट एंड हेल्ड इट टू द अदर मैन, फॉल्स। एंड नाइफ हैड पास थ्रू द अदर मैन लॉन्ग अगो। अगर आप देखोगे तो जो सेंटेंस आपको पैसेज से एज इट इज मिल जाए, या उसके आसपास का सेंटेंस मिल जाए वर्ड टू वर्ड, या उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड मिल जाए, समझ जाना वो ट्रू है, अदरवाइज वो क्या है? फॉल्स। समझा? जैसे यहाँ पे बोला है नाइफ हैड पास थ्रू द वन मैन लॉन्ग एगो। अब ये सेंटेंस देखो, नाइफ से रिलेटेड कुछ बोला है क्या? यहाँ पर कहाँ बोला है? कहाँ? पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, कहाँ बोला है? जरा देखो, कौन सा वाला? इधर वाला, हाँ, है ना। A knife has passed through you once, और यहाँ पे क्या बोला है? मैन लॉन्ग एगो। दोनों में फर्क है ना, कुछ सब पहले का, और ये अभी क्या बोलता है? अभी का, है, दोनों में फर्क है ना। तो इसलिए वो आंसर क्या आएगा? ट्रू, ठीक है, क्योंकि सेम सेंटेंस बोला बेटा, है ना, सेंटेंस मिलता जुलता है ना, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगा? फॉल्स। नाउ the other man looked gratified because choose two correct alternative from the following। आपको दो अल्टरनेटिव चूज करना है। क्या चूज करना है? दो अल्टरनेटिव। चलो बताओ। His enemy was going to meet him in his own village। तो पहले अपन देखो ग्रेटिफाइड वर्ड कहां पे दिया, देखो बेटा, द अदर मैन लुक ग्रेटिफाइड। जरा चेक करो ग्रेटिफाइड वर्ड दिया है क्या? कहां पर दिया बेटा? द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दिया है ग्रेटिफाइड। चलो इसके आसपास कौन सा वर्ड दिया जरा वो देखते हैं। His enemy was going to meet him in his own village. Astrologer told him that his enemy was crushed under a lorry. His enemy died as he deserved. His enemy was very happy and contented। दुश्मनी के बारे में बोला है ना, तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था कि तेरा जो दुश्मन रहेगा वो किधर चला जाएगा सर? लॉरी के अंदर दब के मर जाएगा। और दूसरा, उस तेरी दुश्मन को उसकी मौत डिजर्व करती है।
कहाँ पे दिया सर, कुछ दिया क्या, देखो वहां पर लास्ट पैराग्राफ वगैरह में दिया, देखो ही वॉज क्रश अंडर अ लॉरी, है ना, उसके ऊपर ही इसके फ्रॉम दिया है ना, ही डाइज एज अ डिजर्व। समझ में आ रहा है, मतलब इसमें सिर्फ कितने ऑप्शन करेक्ट है, 2। तो अब लिखते समय कैसे लिखना है सर, लिखना है A2, क्या लिखना है बेटा, A2। A2 के अंदर क्या लिखोगे, द अदर मैन लुक ग्रेटिफाइड बिकॉज, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बी के बी लिख के बी लिखना है, सी लिख के सी लिखना है, समझा। ये आंसर शीट ऑफिशियल आंसर शीट है, फिर से बोल रहा ऑफिशियल आंसर शीट है, उसमें आंसर्स कैसे लिखा है वैसे ही आंसर्स आपको वहां पर क्या करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद द एस्ट्रोलॉजर सजेस्टेड टू द अदर मैन नेवर टू ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, यस एंड राइट द पर्पस बिहाइंड द एस्ट्रोलॉजर सजेशन। एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला उस व्यक्ति को कि तू साउथवर्ड रीजन की तरफ वापस से ट्रैवल नहीं करेगा, क्यों। The astrologer wanted to get rid of Guru Nanak once and for all. He never wanted to see him again. एस्ट्रोलॉजर चाहता था गुरु नायक को, जो उसका जो बंदा आया था क्लाइंट, कि तो मैं तुझे वापस से देखना नहीं चाहता, बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर वाज अफ्रेड ऑफ गेटिंग हिज ट्रू आइडेंटिटी रिवील, उसकी सही आइडेंटिटी लोगों के सामने आ जाएगी, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ गुरु नायक टेकिंग रिवेंज इफ दे एवर मेट फेस टू फेस अगेन। अगर वापस से मुलाकात होती है, फेस टू फेस मुलाकात होती है, तो हो सकता है वो अपना रिवेंज लेने के लिए भी क्या रहे, तैयार रहे। क्लियर है क्या, हाँ है ना। अगर आपने आंसर्स इसके आसपास भी लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, डिट्टो कॉपी पेस्ट आंसर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे उसका रिवेंज लेने वाला पार्ट, आइडेंटिटी रिवील वाला पार्ट, अगर वो 2-3 शब्द मिलते जुलते मिल गए, उससे आपने कोई एक सेंटेंस फ्रेम कर दिया तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। गिव एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द इफेक्ट ऑफ सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन क्या होता है सर, अब ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, कौन सा है सर, एक्सेप्ट एनी रीजनेबल आंसर करेक्ट और करेक्ट आंसर, मतलब आप सुपरस्टिशन के फेवर में बोलो या अगेंस्ट में बोलो, ये आपकी खुद की मर्जी है। अंधश्रद्धा अंधविश्वास पर बातें हो रही है ना। तो इसमें आपका आंसर जो भी लिखोगे वो सब आंसर क्या है सर, एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट एनी रीजनेबल आंसर, कुछ भी चलेगा, 0 नहीं मिलेगा, डोंट वरी। सुपरस्टिशन क्या होता है पता है ना, सर मैं रास्ते से जा रहा था, बिल्ली ने रास्ता काटा, इसलिए मैं वहां पे रुक गए, पीछे वाला अंकल जब तक क्रॉस नहीं किया तब तक मैं क्लास नहीं आई, सर मैं है ना क्लास के लिए आ रही थी ना, वो कौवा है ना कौवा, वो मेरे सर के ऊपर मार के गया, तो मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी को बोला मम्मी मैं मर गई, 2 मिनट बाद मम्मी को कॉल करके बना, मम्मी मैं तो प्रैंक कर रही थी, मम्मी बोले ऐसा बजा कोई करता है क्या, मम्मी ऐसा हुआ कौवा है ना सर पे मारता तो ऐसा झूठी खबर बोलनी पड़ती है। ये क्या है, सुपरस्टिशन है, समझा, अरे यस और नो, समझा। अंधश्रद्धा, तो अंधश्रद्धा का कोई नहीं बोलता ना कोई, हाँ, एक तो पहली श्रद्धा, दूसरी वो भी अंधी। सो आंसर देखो, सुपरस्टिशन मेक अ पर्सन लूज कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अंधश्रद्धा अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाने की कोशिश करता है, जिसको लो कॉन्फिडेंस होता है वही ज्यादातर अंधश्रद्धा के बीच में पड़ता है। द पर्सन हु बिलीव्स इन सुपरस्टिशन इज टू डिपेंडेंट ऑन सिली थिंग्स लाइक चार्म्स एंड लक। काश मेरे यहाँ पे अच्छी सेंटर वाली आ जाए, काश मेरे यहाँ पे जो सर या मैडम आए वो हमको छापने दे, सर काश, किस्मत, भाई तेरी किस्मत इतनी अच्छी है, तेरे पास आखिरी का 1 रुपया भी रहेगा ना वो भी गटर में गिर जाएगा। चार्म एंड लक की बात कौन करता है, जो मेहनती होता है वो कभी चार्म और लक की बात नहीं करता, इसलिए वहां पे बोला सुपरस्टिशन वाले ज्यादा लोग होते हैं वो हमेशा लक के भरोसे रहते हैं और लक हमेशा नहीं चलता है। इट अफेक्ट्स अ पर्सन्स लाइफ नेगेटिवली एंड प्रिवेंट्स ग्रोथ। वो इंसान के अंदर निगेटिविटी क्या करता है, भरने की कोशिश करता है, लोगों की ग्रोथ रोक देता है। वी शुड डू आवर अटमोस्ट टू इराडिकेट सुपरस्टिशन, प्रमोट द साइंटिफिक एटीट्यूड इन द पीपल। लोगों के अंदर अंधविश्वास को क्या करो, कम करने की कोशिश करो और साइंटिफिक मेथड को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना।
वो देखा कि नहीं, वो बिल्ली दूध पी जाती है। फिर देखा बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे मीट है यार, पूछो मत। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, इतने सारे अंधश्रद्धा वाले भरे। एग्जाम से जाने से पहले है ना सर, दही और शक्कर खाना चाहिए। अब मेरे को बता, दही खट्टी, शक्कर मीठा, लॉजिक क्या है? ये तो सिर्फ हम अपने माँ बाप के प्यार के लिए करते हैं। देयर इज नो लॉजिक। मीठा खा के निकलो तो दही क्यों दिया? हाँ हाँ ठीक है, वो था, देखो कैसा है, मैं नेवर प्ले विद द, नेवर क्वेश्चन द, बोलते ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तीन चीजों पे कभी डिस्कशन मत करो, तीन इंपॉर्टेंट। अगर जिंदगी में हमेशा खुश रहना है, आप चाहते हो, दो लोगों में डिस्कशन हो रहा है और वो दो लोग हमेशा खुश रहने चाहिए, तीन चीजों पे कभी डिस्कशन मत करो। फर्स्ट पॉलिटिक्स, सेकंड रिलीजन, थर्ड बॉडी। कभी डिस्कशन मत करो, हमेशा झगड़ा होएगा, हमेशा। ठीक है, और अगर आपको किसी को हराना है तो एक्सेप्ट। हाँ ठीक है, तो बोला सब सही बोला, आगे डिस्कशन ही नहीं, तू चोर है, हाँ तूने मेरा दिल दुखाया, ओके। सुपरस्टिशन, लोग होते हैं ना बहुत अलग अलग तरीके, वाह कसम। और सुपरस्टिशन होती है, देखो श्रेया, मम्मी बोलती है एग्जाम जाने से पहले है ना, कुछ ना कुछ खा के जाया कर, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। पार्ले जी का बिस्किट निकाल के पानी में डुबा के 12-15 खा गई। इसको कौन बताएगा, इसका ग्लूकोज होगा तो ना, है कि नहीं? होता है। तो ध्यान दो, नेक्स्ट। अरे ओ माय गॉड देखा है ना, सब सब वही सही। हाँ अब आ जाए ग्रामर, ग्रामर 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 ग्रामर। ग्रामर पे हम स्पेशल सेशन लेने वाले हैं बाद में, ठीक है, तो डोंट वरी। ठीक है, तो ही शुक हिज हेड ग्रेटफुली। क्या बोला भाई साहब? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू गेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। माय डियर, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का हेल्पिंग होता है बेटा हैज और हैव। कौन सा होता है बेटा? हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज हैव। इसका मतलब हैड नहीं होगा, विल नहीं होगा, इसमें तो है ही नहीं, तो आंसर क्या हुआ? खत्म। यही आंसर है भाई साहब, समझा? यही आंसर है। मैंने तो पूरा ग्रामर डिस्कस भी नहीं किया और अपना आंसर आ गया। इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब पहले आपको सर ने क्या सिखाया वो याद करो, और जो सर ने बेसिक सिखाया वो चीजें है क्या जिसमें नहीं है वो हटा दो, वो ऑप्शन आंसर ही नहीं हो सकता। वो सर ने बोला था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव आता है, तो हैज और हैव वाला खाली ये सेंटेंस है, बाकी तीनों में है ही नहीं, मतलब 100% बी वाला आंसर करेक्ट रहेगा। समझा? लिखते कैसे है सर? लिखना बेटा A5, ठीक है, फिर इधर नंबर क्या है बेटा? फर्स्ट, रोमन वाला फर्स्ट, आई वाला फर्स्ट, और कौन सा है? बी। यहाँ पे बी लिखना और लिखना ही हैज shaken his head regret, sorry, spelling mistake, regretfully। अंडरस्टूड? समझा? देखो बी वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, आई विल नॉट ओपन माई माउथ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू गेट अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। अफर्मेटिव करना लेकिन मीनिंग चेंज होना। तो बेटा ओपन का उल्टा क्या होता है?
तो देखो जहां जहां ओपन आया है, अच्छा दो दो चीज समझ, अफर्मेटिव करना मतलब नो नॉट नेवर नथिंग नाइदर नॉर, क्या बोला, नो नॉट नेवर नथिंग नाइदर नॉर, नो नॉट नेवर नथिंग नाइदर नॉर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब नॉट आया, ये आंसर हो ही नहीं सकता, पक्का। तो अब ये दो बचा, क्लियर है क्या, पहला वाला तो हट गया, 33% पॉसिबिलिटी है कि आपका पहला आंसर हो ही नहीं सकता बिकॉज नॉट आया था। अब अफर्मेटिव पे आओ, अफर्मेटिव चलता अगर नॉट हटाएगा तो कोई एक वर्ड का ऑपोजिट लेना पड़ेगा, तो सर ओपन का ओपन आएगा क्या, नहीं सर, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो बचा क्या, आई विल शट माई माउथ, अरे यस और नो, आई विल शट माई माउथ, मैं अपना मुंह बंद ही रखूंगा, खत्म। मम्मी ने मारते हैं तू तेरा मुंह नहीं खोलेगा, मैं मेरा मुंह बंद ही रखूंगा, होता कि नहीं। देखो मैं तुमको ग्रामर सिखा रहा हूँ क्या, यस, लेकिन मैं तुमको एलिमिनेशन मेथड के साथ दिखा रहा हूँ कि अगर कुछ चीजें आपको बेसिक याद है तो आप कोई भी एक आंसर को क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हो, क्लियर है क्या। तो सी विल बी आंसर, सेकंड नंबर डालने का बराबर सी लिख के उसका आंसर, क्लियर है क्या। फाइंड एंड राइट द वर्ड विच वे हैव सिमिलर मीनिंग फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, चार से वर्ड दिया है, उसका ऑपोजिट आपको, सॉरी सेम मीनिंग लिखना है, क्या लिखना है बेटा, सेम मीनिंग। अच्छा ये मीनिंग कहां से करोगे आप लोग, पैसेज पढ़ा है, पैसेज हो या फिर आपका जो टेक्स्ट बुक अगर आपने रीड किया होगा तो हर टेक्स्ट चैप्टर के बाजू में देखो एक मीनिंग वाला सेक्शन होता है, जहाँ पे आपको कुछ हार्ड वर्ड्स की मीनिंग वहां पर दी जाती है, वो अच्छे से रीड करके जाओ, आपको मीनिंग में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जैसे बार्गेनिंग, बार्गेनिंग का क्या होगा सर, हैगलिंग, फिर सरेंडर अंडर प्रेशर, डिसजॉर्ज, मेड अ लो शुड साउंड ऑफ डिस्ट्रेस, ग्रॉन, एंड इट टू लुक कॉशियसली, दैट इज पिप, क्लियर है क्या। तो क्या करना है, क्वेश्चन सिमिलर A6 लिखना है, तो ABCD लिखना है एज इट इज, उसके आगे उसका मीनिंग और अंडरलाइन करना पड़ेगा, अरे यस और नो, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस। नाउ वापस से अगर लैंग्वेज स्टडी नॉन टेक्सुअल ग्रामर है, यूज द करेक्ट आर्टिकल एंड रीराइट द सेंटेंस। भाई साहब कोविड-19 इज वन ऑफ मोस्ट, सर मोस्ट हजार्डस है सर, ये सुपरलेटिव डिग्री है, कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है, क्या बेटा बेटा, इसके पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। दिस इज विटनेस बाय डैश, दैट इज वर्ल्ड, वर्ल्ड वर्ल्ड पूरी दुनिया है ना, तो तो कौन सा आएगा, द वर्ल्ड, क्या आएगा बेटा, द वर्ल्ड, क्लियर है क्या। तो कोविड-19 इज वन ऑफ द मोस्ट हजार्डस डिजीज विटनेस बाय द वर्ल्ड। कॉमन सेंस इज दैट सेंस व्हिच इज फाइंड इन अ कॉमन पीपल ओनली। छोटा सा दिमाग लगाएंगे तो भी अपना काम हो जाता है। अच्छा लिखने के बाद अंडरलाइन करना जरूरी है। As soon as the captain gave an order, the soldier fired. Choose the correct alternative to get no sooner from the given sentence. So no sooner ये क्या होता है, सबसे पहले जहां नो सूनर लगाना वहां पर एज सून एज, ये हटेगा नो सूनर लगेगा, ये हटेगा नो सूनर। देखो चारों आंसर में नो सूनर है क्या, ओ सेट, आगे पढ़ना पड़ेगा। सोचे तो एलिमिनेशन से हो जाएगा काम, सर यहाँ पे तो सब नो सूनर से चालू हो रहा है, इसका मतलब अब आगे ग्रामर सिखाओ, ठीक है। नो सूनर लगाने के बाद चेक करने का कॉमा है क्या, सेंटेंस में कॉमा है क्या, बोला सर कॉमा की जगह पे देन लगता है, कॉमा की जगह पे क्या लगेगा, देन। चेक करो, द सोल्जर फायर्ड क्या के देन लगा क्या, तो इधर भी लगा है, इधर भी लगा, ओ सेट, मोटा एलिमिनेशन इधर काम आ रहा है क्या, नहीं। अब स्टेप नंबर 3, नो सूनर का पहला दो रूल समझा, एज सूनर हटाने का, नो सूनर लगाने का, कॉमा की जगह पे देन लगाने का। अब चेक कर सेंटेंस में, कॉमा के पहले वाले सेंटेंस में, कॉमा के पहले वाले सेंटेंस में गेव दिया, क्या दिया बेटा, गेव वर्ब का कौन सा फॉर्म है बेटा, सेकंड, कौन सा फॉर्म है, देखो भाई जी, देखो भाई जी, भाई जी, भाई जी, बहन जी, भाई जी, बहन जी, इधर देखो, ठीक है। कोई भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस
सब्जेक्ट से बनता है, वर्ब से बनता है, ऑब्जेक्ट से बनता है। घर में शादी करने के बाद जब आप किसी के घर में जाओगे, ससुराल में जाओगे, कहाँ जाओगे बेटा? ससुराल में। कहाँ जाओगे बेटा? ससुराल में आपका क्या होना जरूरी है मालूम है? देखो इधर भावना में बह गया है, देखो ससुराल में हस्बैंड होना जरूरी है, वाइफ होना जरूरी है, और बाकी के सब लोग रहेंगे तो भी चलेगा। यस और नो? सब्जेक्ट है, ससुराल में हस्बैंड होना जरूरी है, वाइफ होना जरूरी है, और अदर में सब आ गए, दादा दादी नाना नानी का सब आ गए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ अच्छा हस्बैंड हमेशा रहेगा क्या घर में? काम पे भी तो जाएगा। तो यानी सेंटेंस दो तरीके के होते हैं बेटा। एक आता है सब्जेक्ट यानी सास ससुर घर में ही पड़े रहेंगे, हस्बैंड हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी चलेगा। अरे ऐसा नो? वर्ब दोनों में है, ऑब्जेक्ट दोनों में है। अरे हाँ है ना, हस्बैंड काम पे भी तो जाएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सर व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर क्वेश्चन में आपको हेल्पिंग वर्ब दिया, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, समझ जाना वो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से सम सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बट सर यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वेयर कुछ दिया है क्या? नहीं। तो हमको किसके हिसाब से देखना पड़ेगा? वो आपका पहला फॉर्म है, वो आपका सेकेंड फॉर्म है, या वो आपके साथ एस या ई एस है। बेटा अगर 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 वो आपका पहला फॉर्म है तो डू लगाओ, सेकेंड फॉर्म है तो क्या लगाओ? डिड, और एस या ई एस के साथ है तो क्या लगाओ? डज। तो सर यहाँ पे क्या आया है? सर अगर गिव होता तो मैं डू लगाता, गिव दिया है तो मैं क्या लगाऊंगा? डिड। लेकिन अंदर जाते समय गिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? गिव के लिए मैंने डिड लगाया तो अंदर क्या हो जाएगा? गिव। और अगर डज लगाऊंगा तो क्या आएगा? डज। गोस के लिए क्या लगता है? डज। कि जैसे मैंने डज लगाया अंदर क्या हो जाएगा? गिव। यस और नो? अंदर गो हो जाएगा, ठीक है, गिव हो जाएगा, सॉरी गोज का नहीं होगा, गोज ने गिवन होगा, गो गो दिमाग में, ठीक है। गिवन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अगर गिव्स होता क्या होता बेटा? गिव्स, तो क्या लगता? डज। अगर मैं डज लगाऊंगा तो वहां पर क्या लग जाएगा बेटा? गिव। क्या लगेगा? यानी डू, डिड और डज लगाने, डू, डिड और डज लगाने के बाद अंदर वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? पहला। अब देख ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो क्या लगना चाहिए? डिड। क्या लगना चाहिए? डिड। डिड वाला एक ही सेंटेंस है, पक्का? हाँ है ना? यानी कौन सा आंसर राइट है? सेकंड वाला आंसर। क्या लिखोगे? बी। क्या लिखोगे? बी। नो सूनर डिड द कैप्टन गिव एन आइडिया, और ठीक है, समझ में आ रहा है? नो सूनर देन कैसे करना है? पहला एज सून एज हटाओ, नो सूनर लगाओ, कॉमा लगा के देन लगाओ। क्वेश्चन में चेक करो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट है क्या? है तो उसके हिसाब से करो, नहीं दिया तो डू, डिड और डज। डू कब लगेगा? जब गिव होगा। गिव्स होगा तो क्या लगेगा? डज। और गिव होगा तो क्या लगेगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब डिड लगेगा, लेकिन अंदर हो जाएगा गिव। अंदर क्या हो जाएगा? गिव। क्लियर है क्या? श्योर? नाउ वापस। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो पृथ्वी है वो सूरज के आसपास घूमती है। क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्या इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है जो इसे झुटला सकता है, इसको मना कर सकता है, इसको डिनाई कर सकता है कि सब पृथ्वी सूरज के आजू बाजू में नहीं घूमती है? खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले मान सकते हैं, इस बात डिनाई करेंगे, है ना? जो फेसबुक यूनिवर्सिटी से एमए किया होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, वैसे लोग ही बोलेंगे नहीं सर पृथ्वी उधर ही रहती है, सूरज घूमता है। देखो सर मैं घर पे पड़ा था, सुबह उठा तो सूरज मेरे आंखों के सामने था, दोपहर को सर के ऊपर था, शाम को पीछे चला गया, चंद्रमा आगे आ गया, उसका मतलब मैं तो उधर ही था। तो अर्थ इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ऐसा तो ये कौन बोलेगा बेटा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ठीक है। बट दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। और हमेशा याद देना, जिंदगी में जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ पूछा जाएगा, बोला जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व चेंज हो गया,
रिवॉल्विंग हो गया, रिवॉल्व हो गया, इसमें कोई भी चेंजेस हो रहा है क्या? नहीं, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझा? आगे मैंने देखा ही नहीं सैड का सैड में कन्वर्ट हो रहा, नहीं, मेरे को पता अंदर का सेंटेंस क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब भी अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, यूनिवर्सल मतलब दुनिया उसको झुटला नहीं सकती। द टीचर टोल्ड अस 2/2 इज इक्वल टू 1। हाँ, 2/2 1 ही होता है, कोई डिनाई कर सकता है, ट्रूथ है। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको हम लोग कभी भी डिनाई नहीं करने वाले। क्लियर है क्या? पूरी दुनिया जिसको मानती है वो। क्लियर है क्या? द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। ये 100% पेपर में आता है बेटा। आई नो अ मैन विच इज वेरी टॉल। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो लंबा है। बीच जो है बेटा वो वस्तु के लिए आता है। किसके लिए आता है? वस्तु मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए आता है। किसके लिए आता है बेटा? आदमी को जानता है ना तू, तो आदमी व्यक्ति है। इट इज अ पर्सन, ही इज अ पर्सन, तो पर्सन के लिए बेटा आता है हु। क्या आता है बेटा? तो आंसर आएगा आई नो अ मैन हु इज वेरी टॉल। क्लियर है क्या? हाँ है ना? समझ में आ रही बात? बोथ आई नो अ मैन हु इज वेरी टॉल, हु के नीचे क्या करने का? अंडरलाइन करने। ना कम टू नेक्स्ट पैसेज। आप सबके पास पैसेज तो होगा। अच्छा, ये पैसेज कौन सा मालूम है सबको? कौन से लेसन का, जरा मेरे को बताएगा कोई? हाँ, नहीं बेटा, नॉवेल का एक भी पैसेज नहीं आता है, डफर। तू सर विद लव बोल रहा है। भाई साहब ये अनसीन पैसेज है, ध्यान दो। Complete the following sentence with the help of the extract. A formal education that a child gets in a school molds him into formal education. What दिख रहा है किधर? Formal education। हाँ सर, इधर दिया है, इधर। तो देखो molds वर्ड दिया है पर। The formal education that a child gets in a school molds him into, molds मतलब उनको बनाता है। क्या बनाता है बेटा? देखो अपने को माउल्ड वर्ड देखना, क्या बनाने की उनको कोशिश की जाती है। His formal education school shape him into a mature, responsible and competent member of a society. अरे ये सुनो, माउल्ड मतलब शेप, समझा? क्लियर है क्या? ओ भाई साहब, समझ में आ रहा है? माउल्ड मतलब क्या? जैसे वो माउल्ड मतलब वो देखा, मिट्टी का घड़ा बनाने वाला कुम्हार रहता है, पॉटर रहता है, जो क्या करता है मिट्टी का घड़ा बनाता है, मिट्टी का बर्तन वर्तन बनाता है। वैसे एक टीचर, एक फॉर्मल एजुकेशन का काम होता है एक इंसान को मैच्योर वगैरह बनाने का। क्लियर है? स्कूल एडजस्टमेंट्स हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन डैश। चेक करो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट किधर दिख रहा है? लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। स्कूल एडजस्टमेंट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन सक्सेस इन लाइफ। चेक करो कहां पे, इधर देखना। अब यहाँ पे कुछ वर्ड याद रखो, देखो चेंज हो रहा है ना। अगर लॉन्ग लास्टिंग का वहां पर मतलब क्या दिया है? फार लास्टिंग दिया है क्या बेटा? फार, फार रीचिंग, यानी इतना समझ लो, फार रीचिंग, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, ऐसा कुछ वर्ड आगे पीछे दिख गया। इफेक्ट तो है ना यहाँ पर, है ना? एडजस्टमेंट, स्कूल एडजस्टमेंट हैव फार रीचिंग इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन सक्सेस इन लाइफ।
और यहाँ पर क्या वाला स्कूल एडजस्टमेंट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। तो दोनों कहीं ना कहीं सेंटेंस रिलेटेबल लग रहा है। आंसर लिखो। अ चाइल्ड्स इंटरेक्शन विद द पीयर हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिज। चाइल्ड इंटरेक्शन विद द पीयर्स, चाइल्ड इंटरेक्शन विद पीयर्स under the influence of the peer, child attitude, habit and behavior of largely influenced by his interaction with the peers। क्या? तो peers वर्ड ऑलरेडी वहां पर आ गया, तो क्या चीज के बारे में बात कर रहा है? एटीट्यूड, हैबिट, बिहेवियर। एटीट्यूड, हैबिट और बिहेवियर। क्लियर है क्या? है ना? और लास्ट, चाइल्ड स्कूल एडजस्टमेंट हैव टू रिलाई लार्जली ऑन। लार्जली देखो यहाँ पे सेंटेंस में दिख रहा है क्या? दिख रहा है मतलब अपना काम आसान हो जाएगा, है ना? दिख रहा है ना? चाइल्ड स्कूल एडजस्टमेंट डिपेंड लार्जली अपॉन टीचर्स वैल्यू, प्रिंसिपल्स एंड एटीट्यूड। दिख रहा है क्या? तो वही चीज आपको वहां पर शोकेस करनी है। पक्का? यस और नो? इसका मतलब अनसीन पैसेज का मेजॉरिटी क्वेश्चंस का आंसर आपको वहां से ही मिल जाएगा। चाइल्ड्स एडजस्टमेंट प्रॉब्लम फ्लो चार्ट आपको बनाना। क्या बनाना बेटा? पहला अर्ली स्कूल ईयर, लेटर स्कूल ईयर, ड्यूरिंग एडोलेंस एंड पीयर ग्रुप एक्सपेक्टेशन। पहले देखो अर्ली स्कूल ईयर्स के बारे में क्या दिया है। अर्ली स्कूल ईयर्स के बारे में क्या दिया है? अर्ली स्कूल ईयर्स के बारे में क्या दिया है? दिख रहा है? सेकेंड पैराग्राफ पूरा उसके बारे में ही है। अर्ली स्कूल years children adjustment problem are related to the regular and punctual doing homework and following discipline. Later on children are concerned about the maintaining social relation। मतलब पहले वो होमवर्क और वगैरह के बारे में बहुत पंक्चुअल रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो सोशल रिलेशन मेंटेन करने की सोचते हैं। समझा? सोशल रिलेशन। फिर ड्यूरिंग एंडोलेंस द इशू इज हाउ डेवलपमेंट एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद द ऑपोजिट सेक्स मेंबर। मेल का फीमेल के साथ, फीमेल का मेल के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप मेंटेन रहना चाहिए या डेवलप होना चाहिए, उसके बारे में वो सोचते हैं। एंड उसके बाद दे आर गुड ग्रेड्स इन द एग्जामिनेशन, चूजिंग एन अप्रोप्रिएट करियर। स्कूल एडजस्टमेंट हैव फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द स्कूल सक्सेस इन लाइफ। तो उसी के बारे में यहाँ पे डॉट टू डॉट आपको एक्सप्लेन करना है। समझा? अर्ली स्कूल ईयर में पूरा यहाँ पे सेंटेंस, अर्ली स्कूल ईयर में सिर्फ आपको काम की चीज लिखना है। बीइंग रेगुलर एंड पंक्चुअल, डूइंग होमवर्क, फॉलोइंग द डिसिप्लिन। लेटर में क्या हो गया? कंसेप्ट ऑफ मेंटेनिंग द सोशल रिलेशन। उसके बाद ड्यूरिंग द एंड हाउ टू डेवलप एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद द ऑपोजिट सेक्स मेंबर। एंड पीयर ग्रुप की एक्सपेक्टेशन क्या है? नॉन फुलफिलमेंट लीड्स टू द फेस रिजेक्शन फ्रॉम पीयर्स। समझा? हाँ है ना? आंसर्स कैसे जो हमने डिस्कस किया उस पैसेज में वही चीजें आपको वहां पर कैरी फॉरवर्ड करनी है। बट फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। यू हैव टू प्रिपेयर द फ्लो चार्ट। समझा? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए? पक्का? आगे देखते हैं। फ्रॉम द इंटरक्शन विद द पीपल इन स्कूल अ चाइल्ड लर्न्स एंड एक्वायर्स। क्या सीखता है, क्या एक्वायर करता है? इससे स्कूल में, हाँ स्कूल की बातें हो रही है। देखो जरा स्कूल के बारे में क्या बोला है। स्कूल, स्कूल क्या लर्न करता है और क्या अक्वायर कर रहा है? थ्रू हिज इंटरेक्शन विद द पीपल इन ही लर्न्स हाउ टू बिहेव विद पीयर्स एंड एडल्ट्स अदर देन फैमिली मेंबर। ही अक्वायर्स, अक्वायर देखो लर्न और अक्वायर दो वर्ड आ गया, तो लर्न के आगे ये वर्ड आ गया और अक्वायर के आगे ये सब आ जाएगा। क्लियर है क्या? अरे यस और नो? समझ में आ रहा है? आंसर मिलता है, ऐसा मत देखो। ठीक है? और ये समझा? एंड लास्ट, सोशल एक्सपीरियंस टीच हिम। क्या सिखाता है उन्हें? टीम स्पिरिट आगे दिया है, उसके आगे टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, हेल्दी कंपटीशन, गोल सेटिंग एंड गोल अटेनमेंट। प्रॉब्लम? श्योर? कॉन्फिडेंस? दिया सेकंड पैराग्राफ में, नहीं दिया है क्या? तो देखो अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो मुझे बताओ।
है ना. चाइल्ड एक्सप्लेन गेव हिम लेसन, टीम स्पिरिट, कॉपरेशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन, गोल सेटिंग, गोल अटेनमेंट. तो जो क्वेश्चन में दिया उसके अलावा बाकी सब वहां पर लिख देना है. चलो आगे देखते हैं. एक्सप्रेस योर व्यू रिगार्डिंग द स्कूल एजुकेशन इन कनेक्शन विद द कैरेक्टर बिल्डिंग. आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है बेटा. जो लिखोगे सब राइट है. क्वेश्चन में बोला एक्सेप्ट एनी रीजनेबली करेक्ट आंसर. क्या लगता है स्कूल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग. तो कैसे आप जस्टिफाई करोगे. yes sir, school education plays a very very important role for the character building because it gives us a way of discipline. क्या देता है अपने को. डिसिप्लिन देता है. ठीक है. एंड मेच्योरिटी टू हैंडल द सिचुएशन विद द पीयर्स ग्रुप. अपने दोस्तों के साथ अपने को कैसा बात करने का है, कैसा रिलेशन मेंटेन करने का है, उसकी मेच्योरिटी भी अपने को किधर से आती है. स्कूल से ही आती है. खड़ा भी करते हैं अपन. सो आंसर देखो. व्हेन चिल्ड्रन आर वेरी यंग they get their values from their family and their school, but thus if the school has teachers who have good values, the young student automatically imbibe. नहीं याद आता. मैं तो सबसे बेस्ट बोलता हूं. याद आया कि नहीं तुमको, कौन था ब्रेथवेट, उसने क्या किया था. टीचर को वैल्यू बता. टीचर है कि वो बच्चों को वैल्यूज ही तो दे रहा था. तो ऐसे लिखो ना भाई साहब. स्कूल एजुकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कैरेक्टर बिल्डिंग इन द स्टूडेंट्स बिकॉज if a teacher gives a moral values to the student can transform from mischievous child to the successful child. Full stop. थेंबा 2 मार्क्स भेटला. समझा. पढ़ा है ना. ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो पढ़ा है यार. बेथरेट से लिख दे. कौन तेरे को चीजें देने वाला है. वैसे तेरे को. और जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन की स्पेलिंग लिखोगे, टीचर बोला भाई इसको 100 में से 100 दे सकते हैं अपन, है ना. कोई बोलेगा इसमें से. कोई है माइकल अली लल्ली जो ट्रांसफॉर्मेशन की स्पेलिंग बोलेगी. जब बोलेगा RAN. ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम mischievous child to successful or senseful child. खत्म. 1-2 नंबर वो देख के अरे बहुत खुश हो जाएगा टीचर. ओ माय डियर, लैंग्वेज स्टडी इज हियर. देखो पहले पैसेज में 2 मार्क का ग्रामर है, 4 मार्क का सेपरेट ग्रामर है, वापस से 2 मार्क का ग्रामर है. टोटल हो गया 8 मार्क का ग्रामर. A child spends a major portion of his life in taking formal education. Choose the correct alternative that indicate model auxiliary showing obligation. सर मॉडल ऑक्सिलरी तो मेरे को आता ही नहीं है बेटा. कैन एबिलिटी के लिए आता है, कुड पास्ट एबिलिटी के लिए आता है, मस्ट किसके लिए आता है, वो सब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. डिटेल में अपन डिस्कस करने ही वाला. डोंट वरी. सो ऑब्लिगेशन के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब आता है बेटा. मस्ट. क्या आता है. तो इधर मस्ट दिख रहा है. खत्म. तो बाकी डिस्कस कर लेते हैं. आधा मॉडल ऑक्सिलरी इधर ही खत्म हो जाएगा. शुड एडवाइस के लिए आता है. किसके लिए आता है. विल जो आता है फ्यूचर सर्टेनिटी के लिए आता है. फ्यूचर के लिए आता है. किसके लिए आता है बेटा. और कैन आता है एबिलिटी के लिए. किसके लिए आता है. तो नेक्स्ट टाइम एडवाइस बोला तो शुड लिखने का, एबिलिटी बोला तो कैन लिखने का, और फ्यूचर सर्टेनमेंट बोला तो विल लिखने का, और ऑब्लिगेशन के लिए तो मस्ट है. ऑब्लिगेशन बोलने दो, कंपल्शन बोलने दो, उसके लिए भी क्या आएगा सर. मस्ट आएगा. क्या आएगा. समझा. पक्का. जल्दी वेट करो. किसका.
अच्छा रिपीट करूं, शुड एडवाइस, मस्ट, मस्ट ऑब्लिगेशन और कंपल्शन, विल, फ्यूचर असर्टेनमेंट या फ्यूचर के लिए आता है, कैन आता है बेटा एबिलिटी के लिए, ठीक है। A peer group has its own group structured and expectation from its member. Choose the correct alternative to get not only but also from the above. Oh my God! Not only but also. Beta, not only but also one of the easiest grammar you have ever had. भाई साहब सबसे पहला रूल क्या बोलता है? एंड हटाओ बट ऑल्सो हटाओ, लगाओ एंड हटाओ बट ऑल्सो लगाओ। देखो एंड की जगह पर बट ऑल्सो यहाँ पर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, बट से इधर नॉट ओनली भी है, साथ में तो कभी नहीं आएगा वो। डी वाला ऑप्शन हट गया, 25% अपना हट गया। अब दूसरा, इसका मतलब ओन ग्रुप स्ट्रक्चर, इधर दो दो अलग अलग चीज है। तो बेटा हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो जब भी आप हेल्पिंग वर्ब दिया है क्वेश्चन में, एक सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है, एक सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, एक सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ओनली आता है। क्या आता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? तो हेल्पिंग वर्ब क्या हैज है, आया है क्या? तो उसके बाद क्या लगेगा? नॉट ओनली, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? नॉट ओनली कब लगता है? दो सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले, दूसरे सब्जेक्ट के पहले, ये होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। दो सब्जेक्ट दिया रहेगा, राम प्लेस क्रिकेट, श्याम प्लेस क्रिकेट, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम प्लेस क्रिकेट, ऐसा होता है। कभी कभी तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आता है कि राम प्लेस क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो राम प्लेस नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल, बट राम इज वेरी हैंडसम एंड स्मार्ट, तो राम इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो राम इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो स्मार्ट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था ना, इसीलिए यहाँ पे हैज के बाद क्या लगेगा? नॉट ओनली, कॉमा और एंड की जगह पे बट ऑल्सो। यहाँ पे हैज के पहले था इसलिए भी हट गया, और नॉट ओनली यहाँ पे पहले लगा वो भी हट जाएगा। क्लियर है क्या? मैच द वर्ड इन द कॉलम विद द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट्स। जरा माय डियर, अर्ली, ओ भाई साहब, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, सक्सेस, फेलियर, एंशियस। क्लियर है? बस लिखना कैसे? ए 1 2 3 4 बी ई ए बी सी, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। अरे समझा? कैसा लिखना है? अरे ये क्वेश्चन नहीं लिखा बेटा ना तो भी चलेगा, खाली A6 डाल के ये बॉक्स बना देने का, समझा? समरी, write a summary of the above track with a suitable title. Take the help of the given point and hint. Child interaction with the people in school, his experience in school, adjustment problem, peer group influence. My dear, इन समरी बनाने के लिए मैं है ना सबसे ज्यादा बरदा जब जर्दा छाप आइडिया बताता है, मैं बोलता ए और A1 और A2 में आंसर लिखा रहता है, लिख देगा वही, जीरो नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। अच्छा अच्छा पढ़ के जाता है, प्रैक्टिस करके आता है, उसको समरी आता है, लेकिन जिसको कुछ नहीं आता वो क्या करने का? A1 और A2 का आंसर लिखने की कोशिश करने का। A2 के आंसर में याद है फ्लो चार्ट था, उसके अंदर 4 ग्रुप था, अर्ली स्टेज था, लेटर स्टेज था, पीयर ग्रुप था, याद है? वही लिख देने का, तेरा समरी वैसे रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर तू अच्छे से पढ़ना चाहता है, करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो समरी तेरे लिए बना है। समरी में मार्क्स कैसे मिलता है जरा देखो, कवरिंग ऑल पॉइंट्स 1 नंबर देगा, लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी पे आपको 1 नंबर मिलेगा, और ग्रामर पर कितना मिलेगा? 1। टोटल कितने नंबर का है? समझा? हाँ है ना? मार्क्स कैसे मिल रहा है? मतलब समरी का आंसर टीचर को दिया नहीं जाता है, टीचर अपनी मर्जी का मालिक है कितना नंबर देना है। सो द इंपॉर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल, या ऐसा लिख सकते हो चाइल्ड साइकोलॉजी हो सकता है, अपने हिसाब से लिखना बेटा, या स्टेजेस ऑफ चाइल्ड नर्चरिंग, या चाइल्ड नर्चरिंग, नर्चरिंग मतलब उसका
व्यवहार, चाइल्ड बिहेवियर, कुछ भी बोल सकते हैं, अपने हिसाब से आप लोग उसको इलेबरेट कर सकते हैं। हाँ, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड लाइफ लिखा तो भी चलेगा। A child spend a large portion of his life at the school where they interacts with the teachers and friends and influenced by them। यानी हर बच्चा जिंदगी का सबसे ज्यादा अच्छा 15-16 साल वो कहाँ पे बिताता है? स्कूल में। 3 साल का हुआ नहीं, जूनियर केजी में पहले तो डालते क्या, बालवाड़ी। बच्चा जाता है, मम्मी आता कि नहीं छोटा मेरा बेटा, मम्मी मम्मी मेरे को स्कूल नहीं जाने का है। मम्मी बोले क्यों? वो टीचर है ना मेरे को खाने को नहीं देती है। ऐसा होता है, बच्चे लोग छोटे रहते हैं ना, जैसे जैसे पहला दूसरा 2-3 दिन 10 दिन बिताया तो उसको लगता है मम्मी मम्मी मेरे को है ना स्कूल जाने का है। मम्मी बोले बेटा संडे आज स्कूल बंद है। नहीं, टीचर को फोन करो ना। 3 साल के बच्चे को अपन स्कूल भेजते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, ऐसा बढ़ते आता है, 10वीं तक वो स्कूल में ही पढ़ा रहता है। और कोई को तो इतना महारत ही रहता है 10वीं के बाद भी स्कूल में पढ़ा रहता है, इतना प्यार हो जाता है स्कूल से उसको। क्यों? क्योंकि स्कूल क्या देता है आपको? कुछ वैल्यूज ऐड करने की कोशिश करता है। ही गोज थ्रू अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस विच डेवलप हिज वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड एटीट्यूड्स। ऑल दिस बिल्ड हिज कैरेक्टर टू मेक हिम अ मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। समाज के प्रति सजग, समाज के प्रति एकदम रिस्पॉन्सिबल मैन बनाने की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? टीचर, माँ बाप और गुरु के हाथ में होती है। माँ बाप घर में और गुरु जो होता है वो स्कूल के अंदर होता है। हम लोग क्लासेस वाले ऐसे रहते हैं। A child also faces different types of adjustment problem। बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बहुत होता है स्कूल लाइफ में। This adjustment have any impact on the success in the life, the peer group and their expectation also influences behavior। मार्क्स का टेंशन, परफॉर्मेंस का टेंशन, रिलेशन मेंटेन करने का टेंशन, दोस्त का टेंशन, पीयर ग्रुप में पढ़ा ना भी, डेवलपमेंट ऑफ द रिलेशन, फिर आगे जैसे बढ़ता है डेवलपमेंट ऑफ द रिलेशन विद द ऑपोजिट सेक्स, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है फिर मार्क्स का एक्सपेक्टेशन आता है, फिर करियर का एक्सपेक्टेशन आता है। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है उसकी जिंदगी झंड होती जाती है। एंड जब उसको जिंदगी में समझ में आ गया कि अभी अपन अच्छा खासा कमा रहे, हमारे अपनी फैमिली बनाने का टाइम आ गया, तो उसके कंधों पर जिम्मेदारी आती है, वाइफ की, बच्चों की। फिर थोड़ा वो जिम्मेदारी को थोड़ा आगे लेके जाता है। फिर उसका एक टाइम आता है, उसका बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको फिर उसके उसके ऊपर अलग जिम्मेदारी की, बच्चे को अच्छा खासा पढ़ा लिखाने की खुशी। तो जिम्मेदारियों का बोझ उसके ऊपर हमेशा रहता ही है, उसका कंधा कभी भी हल्का होने वाला नहीं है। लेकिन जब उसका कंधा हल्का होता है तो वो कंधों पर सवार होता है। समझा? नाउ माइंड मैपिंग। अच्छा, माइंड मैपिंग हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, हमने स्पेसिफिक सेशन लिया हुआ है। यस और नो? सो आई एम नॉट गोइंग टू डू द माइंड मैपिंग वाला पार्ट, अप्रिसिएशन वाला पार्ट, लेटर राइटिंग स्किल वाला पार्ट एंड नॉवेल वाला पार्ट, बिकॉज उस पर हमने डिटेल डिस्कशन और वीडियो बनाया हुआ है। जिसको रिकॉल नहीं होता वो क्या कर, वो वीडियो देख सकता है वन शॉट लेक्चर्स के प्लेलिस्ट पे। ठीक है, मोटा मोटी बात करते हैं। लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया पे 2 मार्क मिलेगा, प्रेजेंटेशन पे 1। ठीक है, बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट में इस तरीके का डायग्राम बनाया तो भी चलेगा, और उस दिन मैंने आपको सिखाया था तो भी बनाया, वैसा भी चलेगा, है ना? सो बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मेरा 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 पर्सनल सजेशन है, ट्री डायग्राम से अच्छा ऐसा डायग्राम बनाने का, ऐसा बनाने का, एक ऊपर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 ही करना पड़ेगा। ऊपर 1-2 डाल दिया, नीचे 1-2 डाल दिया, इधर ऐसा सब 2-3 बढ़ा दिया। टीवी से क्या है? टीवी सीरियल, रियलिटी शोज, मूवी थिएटर, ठीक है, मल्टीप्लेक्स और होम थिएटर, ओटीटी है तो कॉमेडी, सस्पेंस, ड्रामा, थ्रिलर सब लिख देने का बेटा। इंटरनेट में यूट्यूब, सोशल मीडिया, सोशल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, सब डाल देने का। बुक्स में सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो तुम्हारे लिए है ही नहीं। अपना 12वीं का बुक खत्म नहीं होता है, सर एक्स्ट्रा बुक किधर से पढ़ेगा? अगर कभी पढ़ लिया तो फिक्शनल पोएट्री वगैरह पढ़ सकते हैं। फिर पोएट्री सेक्शन पे आ जा बेटा। याद है? याद है तुमको? एबॉट, एबॉट याद है? कौन सा पोएट्री बेटा? इंच कैप रॉक।
डिटेल में वी ऑलरेडी डिस्कस एप्रिसिएशन वाला पार्ट। अगर डिटेल में आपके साथ डिस्कस होना तो टेंशन वाले लेने की जरूरत नहीं है, है ना। मैंने सब इंच का एप्रिसिएशन में कवर करके रखा हुआ है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर देयर अकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। इवेंट के हिसाब से, मतलब इवेंट को क्या करना है बेटा, लाइन अप करना है बेटा। क्या करना है आपको सर, व्हाट इज लाइन अप? लाइन से लगाना है बेटा, लाइन से लगाना है। जो पहले हुआ वो पहले लिखने का, जो बाद में हुआ वो बाद में लिखने का। ठीक है, A1 लिखेगा, A1 रीअरेंज। देखो 1 2 3 4 लिखा, पहला नंबर पे क्या आया 4, फिर 2, फिर 1 एंड लास्ट में 3। 4 क्या होता है, राफ कैप्रिस आया ऑन द इंच कैप फ्लोट। दूसरा, मिस्टर राफ आस्क्ड हिज मैन टू रो हिम अ द इंच कैप रोप। उसके बाद सर राल्फ कट द इंच कैप बेल एंड इंच कैप बेल सैंक डाउन। पहले उसने कहा, राल्फ ने बोला हम लोग इंच कैप फ्लोट के ऊपर, इंच कैप फ्लोट समझ में आता है, पत्थर रहता है, पत्थर उसके ऊपर नजर रख, नहीं तो पता चला वो काटने के चक्कर में अपना नाट अड़ जाएगा, समझा। उसके बाद उसने क्या बोला कि भाई उसको इंच कैप रोक के लाइन में मेरे को मतलब रखना। फिर डो मालूम है, थोड़ा सा झुक के वो बेल काट देता है, और बेल क्या होता है, पानी के अंदर बुड़बुड़ करके चले जाता है। बट द रोवर्स मर्थ वॉज वीकनेस। एक्सप्लेन द लाइन इन योर ओन वर्ड्स। आपको यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स है, चलो बताओ। बट द स्प्रिंग हैज एन इफेक्ट ऑफ द राल्फ। He spotted the Inchcape bell and hatched the plan to destroy the good work done by the abbot. Jealous thought made him joyful, an evil intention of destroying a good work. है ना, समझा कि भाई साहब उसने सोच लिया कि जो भी नाविक इंचकैप रॉक के पास आता है उसको बेल सुनाई देता है और वो अपनी नाव मोड़कर निकल जाता है, और वो हमेशा एबॉर्ड को लोग दुआएं देते हैं। तो यहाँ पे जो कौन था, पायरेट्स सपीराइट्स है ना, वो रोवर, उसको बहुत गुस्सा आता है कि यार एबॉर्ड को लोग दुआएं देते हैं, काम करता हो। वो अपने मजे के लिए क्या करता है, वो एबॉर्ड द्वारा किया गया अच्छे काम को डिस्ट्रॉय कर देता है, बेल को गिरा देता है पानी के अंदर, है ना, अपने। तो उसका इंटेंशन कैसा हो गया बेटा, एविल इंटेंशन। एविल मतलब डेविल, है ना, किसी को क्षति पहुंचाने का। और अच्छा काम जो करा उसके अगर आप एविल इंटेंशन रखोगे तो आपका भी क्या होने वाला, विनाश, आज नहीं तो कल होने वाला है। Those men who do wrong thing meet the due punishment. जो इंसान बुरा काम करता है उसको हमेशा पनिशमेंट मिलता है, सही है। एग्री और डिसएग्री? एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द अबाउट स्टेटमेंट। अपना बोलते हैं ना, कोई भी आंसर चलेगा। कर बुरा, बोलते ना, कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, है ना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, है ना। जो दिन देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई, ऐसा कुछ है। बुराई की नजरों से देखो तो मैं तुमसे ज्यादा बुरा हूं, ये वो बोलने की कोशिश यहां पर होती है। सो आई फर्मली बिलीव दैट इज ट्रू। इफ वी डू गुड वी विल गेट बैक, बिकॉज कर्मा ऑलवेज, या क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं, पेज बैक। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, खत्म। इफ वी आर वीक्ड वी विल पनिश someday or other. The reward or the punishment may not be instant, but ultimately justice will be prevail. Hence we should always follow good path and be a good human being. ये तो theoretical हो गया, अपनी वर्डिंग में लिखना है। So karma pays back if you do the good thing in life, ठीक है, the good return will be always be
joyful. If you do wrong thing with someone, the punishment will also be very harmful to us. यानी उसका punishment भी हमको बहुत ज्यादा तकलीफदायक हो सकता है. Pick out then rhyming word from the first stanza and also write is rhyming scheme. Rhyming word पता है ना क्या होता है बेटा? क्या होता है? ओ, राइमिंग वर्ड क्या होता है? राइमिंग वर्ड होता है बेटा. राइमिंग वर्ड का मतलब होता है जहां पे आपको म्यूजिकल के लिए या म्यूजिकली पोएटिक डिवाइस के लिए आप क्या करते हो? तुक बैठाने की कोशिश करते हो. अरे ऐसा नो. तो राइमिंग वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा बोला है तो पहले देखो फर्स्ट स्टैंजा कौन सा है, दिख रहा है? स्प्रिंग सिंग एक्सेस वीकनेस. स्प्रिंग का ए, सिंग का ए, एक्सेस का बी, बिगनेस का बी. क्लियर है क्या? हाँ है ना. तो राइमिंग स्कीम क्या हुआ? ए ए बी बी, ए ए बी बी, ऑल हबीबी. स्प्रिंग सिंग एक्सेस बिगनेस, ए बेबी. एक मार्क आपको किस पर मिलेगा सर? पोएटिक डिवाइस. और एक मार्क आपको किस पर मिलेगा? राइमिंग स्कीम. पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? कंपोज 4 पोएटिक लाइन ऑफ योर ओन. अ मेमोरेबल इवनिंग ऑन अ ब्यूटीफुल बीच. वो गाना सुना है? आज ब्लू है पानी. मैं तो जिंदगी में सोचता हूं अगर अभी कभी भी आपको कोई भी गाना वाना बनाना है, जिंदगी में 2 महापुरुषों को याद रखना, नेहा कुक्कर और टोनी कुक्कर को. क्योंकि इनको गाना बनाने नहीं आता है. अरिजीत सिंह ने जिंदगी में जो एक गाना अच्छा गाया होगा, उन लोग इसको 10 गाने में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं. सो आपको पोएटिक डिवाइस बनाना है, सेंटेंस बनाना है, आपको उससे रिलेटेड वर्ड्स बनाने हैं. तो समंदर, ये क्या बोला? ब्यूटीफुल बीच. तो बेटा बीच से रिलेटेड कोई हिंदी मूवी का गाना याद आ रहा है क्या? गोवा वाले बीच पे क्या था वो? हाँ, ठंडा ठंडा शरबत पिएंगे. हाँ. अब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो. क्या हुआ? खत्म? ठीक है, बनाएंगे बनाएंगे, अपन बनाएंगे, डोंट वरी. क्रिएटिविटी एक्सेप्ट एनी रीजनेबली करेक्ट आंसर. कोई भी आंसर आप बना सकते हो. ठीक है. कोई गाना तो बताओ अच्छा सा यार. हाँ बेटा बोल. A memorable evening on a beautiful. A memorable evening on a beautiful beach. जरूरी नहीं ए के बाद ए, बी के बाद बी आए. ए के बाद बी, बी के बाद वापस ए आ सकता है.
एक सुनहरी शाम, एक सुनहरी शाम बीच पर आनंद से बिता रहा था। ठीक है, मैं और मेरी तन्हाई उस दिन आनंद उठा रहा था। दूसरे दिन मुझे स्पीच देना था, दूसरा दिन मेरा जन्म बनता जा रहा था। अब अरे मैं भाई, माय डियर बोलने का मतलब क्या है, आप साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, 4 सेंटेंस लिख के आओ। ठीक है, अरे भाई साहब राइमिंग वर्ड नहीं होगा तो फ्री वर्ड्स कहलाएगा, और क्या कहलाएगा? इस पर 0 नहीं मिलेगा, समझा? इस पे 0 नहीं मिलेगा। और जैसे मैं कुछ कुछ जैसे गाने वाने याद करके आने का, टेक्स्ट बुक पढ़ने का, जितने पेपर रट्टा मारोगे, जितने पेपर आप देखोगे, तो वो टॉपिक है ना, वो टॉपिक पकड़ने का और उसके रिलेटेड हिंदी का गाना कुछ याद रखने का, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करने का। ठीक है, तो ध्यान दो। एप्रिसिएशन, ओ माय डियर प्लीज लुक एट हियर, कौन सा एप्रिसिएशन है? सो वी ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज मनी एंड ऑल। ठीक है, ओके, एप्रिसिएशन पे हमने डिस्कशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अब सवाल आता है, सर एप्रिसिएशन कैसा लिखने का? पैराग्राफ में कि पॉइंट में? मैंने वो टाइम पे भी बताया था, बस लिखने का। आपको जैसा मर्जी वैसा करो, लिखोगे तो ही मार्क्स मिलने वाला है। फिर आ जाओ राइटिंग स्किल, ऑलरेडी वी डिस्कस। हम लोग 4A में वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन में क्या अटेम्प्ट करने वाले हैं, और हमने डिटेल में पूरा डेडिकेटेड वीडियो और सीरीज निकाला था जिसमें हमने किया है, तो टेंशन नहीं। अच्छा, मार्क्स कैसे मिलेगा? मैंने बार बार बताया था वो टाइम पे भी। कंटेंट पे कितना मार्क्स मिलेगा? आइडिया पे कितना मिलेगा? 1। आइडिया मतलब फॉर्मेट। एंड अप्रोप्रिएटनेस पे कितना मिलेगा? 1। टोटल कितना? 4। सेम ईमेल, रिपोर्ट और इंटरव्यू क्या करने का अपन? ठीक है, आप अगर इंटरव्यू तो अप्रोप्रिएटनेस पे 2 मार्क, लैंग्वेज स्टाइल पे 1, और ओवरऑल इंप्रेशन पे कितना मिलेगा? 1। समझा? फिर स्पीच, कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडिया, तो अपन क्या करने वाले हैं? स्पीच। सेम लॉजिकल सीक्वेंस पे 2 मार्क, इंट्रोडक्शन पे 1 और कंक्लूजन पे 1। और याद है मैंने आपको कॉमन वाला पैराग्राफ लिखवाया था? लो भाई साहब, 2 नंबर का झोल हो गया। इंट्रोडक्शन वाला और लास्ट का पैराग्राफ लिखवाया था ना, खाली बीच का कंटेंट चेंज करना था, मिल गया आपको 2 नंबर। क्लियर है? वैसा ही है, वैसा ही है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, किसी का हाथ ना बैठा हो लिखने में तो बात अलग है। फिर आ जाओ रिव्यू, ब्लॉग और अपील। अपील हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, कन्विंसिंग लैंग्वेज एंड इंस्पायरिंग मोटिवेशनल मैसेज, उस पर कितना? 4 मार्क। अच्छा, रिव्यू से रिलेटेड मैं कंटेंट डालूंगा, डोंट वरी, रिव्यू वाला पार्ट लेने वाला हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है, बुक रिव्यू चाहिए, किसी को फिल्म रिव्यू चाहिए एंड ऑल। ठीक है, फिर आ जाता नॉवेल पे। नॉवेल वाला सेक्शन हमने ऑलरेडी सेपरेटली लिया हुआ है, पक्का, लेकिन 16 मार्क के लिए कंफर्म है, इसलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो फटाफट लिखना कैसे, आंसर्स कैसे आते हैं। पिक आउट द ऑड वन आउट, हाँ है ना? लिखना कैसे? क्वेश्चन नंबर 5A लिखा, नंबर 1 डाला, उसमें से सिर्फ आंसर ABCD आंसर डालना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ABCD आंसर लिखना है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव मतलब क्वेश्चन डालना है, और जहां पे आंसर है वहां पर क्या करना पड़ेगा अपने को? सर ये आप पता क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको डिटेल में किया हुआ है, एक्सरसाइज सॉल्व किया हुआ है कि नहीं सारा पेपर का। फिर टू सर्व विद द लव, है ना? थीम ऑफ द नॉवेल, तो थीम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया टू सर्व विद द लव में। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, ये देखो आंसर सुन लो कैसा बोलते, देखो सेंटेंस नहीं बनाया। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, प्रोसीडिंग ऑफ हाफ ईयरली रिपोर्ट, बच्चों के परफॉर्मेंस में क्या आया था? इंप्रूवमेंट आया था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था, कर्टसी थी, फ्रीडम, ओपननेस था स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन में। ठीक है, टैनम के कैरेक्टर के बारे में बोला है। टैनम कौन था सर? सीनियर स्टूडेंट था, उसने भी प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, यानी मीटिंग का होस्टिंग वगैरह का पार्ट वही कर रहा था अपन। फिर रिप्रेजेंट द पार्टिसिपेशन इन पीटी गेम्स, कॉन्शियस, कॉन्फिडेंट, इम्पार्ट एंड इन्फ्लुएंस, ट्रेंड बॉक्सर, एग्रेसिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक। तुम ये भी लिख सकते हो उसने पीटी के बारे में क्या बोला था, वो सारी चीजें वहां पर इलाबरेट कर सकते हो। इट इज जस्ट अ पॉइंटर, कुछ चीजें मिलेगी तो मार्क्स मिल जाएगा। फिर आ जाओ कंप्लीट द टेबल हाईलाइटिंग वेरियस ट्रेड्स, कल हमने कल ही किया था। ऑर्डर ऑर्डर
ऑर्डर के बारे में दो चीजें, कॉन्फिडेंट, स्वीट, सिंसियर, अनसेल्फिश, दो तीन चीजें याद रखो। और डिटेक्टिव फिक्स, उसमें दो चीज, स्टबर्न और स्टूपिड बताया था मैंने। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा लिखेगा तो ही मार्क्स मिलेगा, दो तीन शब्द लिखा तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। We can go around the world in less time by journeying the eastward. Justified the fog journey. कल हमने किया था। तो fog except the bet and wager faces many adversities. Start his journey eastward. Sun passes meridian 80 times and London passes 79 times. Gained a day. Goes from east to west. Wins the bet or wager. मतलब जर्नी बेट लगाने से लेके लास्ट की जर्नी को शॉर्ट में क्या करना आपको एक्सप्लेन करना है। समझा? क्लियर है? फिर आपका लास्ट वाला द साइन ऑफ 4, यू रियली और ऑटोनोमस लिखना है आपको, सेम है ना। फर्स्ट इलेबोरेट करना है क्या सर, यू रियली एंड ऑटोमेटन दैट इज कैलकुलेटिंग मशीन। अप्रोच ऑफ होल्म्स टू द क्लाइंट इज डिफरेंट फ्रॉम द वॉटसन, अनबायस्ड। ये सब क्यों नहीं करा, क्योंकि इसको हमने डिटेल में ऑलरेडी कवर किया हुआ है और हमने इसको बचा है। साइन ऑफ 4 तो हो जाएगा, अब इतना किया तो इतना तो बनता ही है रे भाई। एंड अरेंज द सीक्वेंस, सीक्वेंस अरेंज करते समय आपको अल्फाबेट जो लिख रहे हैं वो अल्फाबेट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। डी पहले है तो पहले क्या लिखने का, डी। क्लियर है? आया ना, समझ में आ रहा है? पेपर पैटर्न करने, पेपर करने से क्या समझ में आया, लिखना कैसे है ना, पक्का। सो नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो टाइम मैनेजमेंट और पेपर मैनेजमेंट का रहेगा। तो इट विल वेरी ग्रेटफुल कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, हम कैसे प्रेजेंट करेंगे और बोर्ड हमसे कैसे एक्सपेक्टेशन रखता है, ये दोनों चीजों पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आंसर आपके साथ डिस्कस किए गए वो बोर्ड के ऑफिशियल आंसर शीट थे। सो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर अगर इधर उधर आंसर होगा तो मार्क्स मिलेगा क्या, 100% मिलेगा। अगर एक्टिविटी पेन से बनाया तो भी चलेगा, पेंसिल से बनाया तो भी चलेगा। बस ख्याल ये रखना जो तूने बॉक्सेस बनाए हैं वो बॉक्सेस प्रॉपर होने चाहिए। इरेजेबल होगा तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर बरोबर डालने का, सेक्शन नंबर बरोबर डालने का, क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज मत करो। A1 के बाद A2, A2 के बाद A3, A3 नहीं आ रहा जगह छोड़ो A4 लिखो। पन्ना ऐसा थूक लगा के पन्ना पलटने का और वहां पे क्वेश्चन नंबर डालने का। तुमको जो करना है वो करो। पहला नॉवेल करना है तो नॉवेल के लिए जगह छोड़ो, मतलब पेजेस छोड़ो। नॉवेल कहाँ से स्टार्ट हो सकता है काउंट करो, उसके हिसाब से नॉवेल सॉल्व करो। समझ में आ रही बात? डोंट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द पेपर। राइटिंग स्किल या किसी का भी सीक्वेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। राइटिंग स्किल में अगर आप वर्चुअल मैसेज लिख रहे हो तो वहां पे लिख देना वर्चुअल मैसेज, रिव्यू लिख रहे हो तो लिख देना रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग लिख रहे हो तो लिख देना ब्लॉग राइटिंग। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो भी क्वेश्चन नंबर प्रॉपर फीडअप करना, फिर लिखना। सेक्शन चालू करने से सेक्शन लिख देना। एप्रिसिएशन पोएम करने से उधर लिखना एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। बॉक्स बनाना, एक एक करके उसमें एक्सप्लेन करना। सो ईच एंड एवरी एफर्ट यू हैव टेकन इज काउंटेबल। तुम जो जो एफर्ट डालोगे वो सारी चीजें काउंटेबल है, वही आपके पेपर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इफ दिस थिंग्स डजंट हैपन, आपका पेपर खराब हो सकता है। सो काइंडली मेक श्योर कि डेली कम से कम एक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करना अब चालू कर दो। पेपर आने से पहले 4 या 5 पेपर आपके हो जाने चाहिए। ठीक है? पहला पेपर कब है सबको पता है? तो अगर आज पहला पेपर चालू किया, शाम को, आज क्या कल 2 पेपर किया, परसों 2 पेपर किया, ऐसा धीरे धीरे। और मैंने बताया ये ज्यादातर क्वेश्चन, अच्छा पेपर सॉल्विंग मतलब क्या, एक पेपर प्रॉपर सॉल्व करने का आंसर शीट में, मालूम है ना, बोर्ड का आंसर शीट आता है उस पर प्रॉपर सॉल्व करने का। और बाकी के जो 4 पेपर है वो सब क्वेश्चन पेपर के अंदर सॉल्व करो। खाली पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, वो राइटिंग स्किल और नॉवेल, ये 3 चीजें प्रॉपर लिख के करना, क्योंकि इसी पे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बाकी सारी चीजें आप एक्टिविटी उसके अंदर फिलअप कर सकते हो। डिफिकल्टी है? श्योर? कॉन्फिडेंस? उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पेपर मैंने आपको बताया उसी तरीके से पेपर आपको पूछा जाएगा। आगे भी पेपर सॉल्विंग होगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी एट ऑल। उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई डाउट ना हो। यस।